तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अपन पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है। तो उस आर्टिकल के, उस अनुच्छेद के अपवाद कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये आपका जो कानून की समक्ष समानता है वो लागू नहीं होता, कहाँ कहाँ पर ये काम नहीं करता। यानी कई चीजें ऐसे होंगी जहां पर कुछ लोगों के लिए आपको विशेष व्यवहार या विशेष व्यवस्थाएं की हुई हैं, ऐसी विशेष फैसिलिटी हैं, विशेष उनको छूट हैं, या यूं कह सकते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं हैं जो सभी लोगों के लिए नहीं है। उनके साथ कुछ विशेष व्यवहार होता है। तो एक नजर में आपको ये लग सकता है कि सर ये तो कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उस कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उनके पद ही ऐसे हैं, उनके पद की गरिमा है, बड़े महत्वपूर्ण पद हैं। तो उनके साथ अगर इस तरह का सलूक करते हैं आम आदमियों जैसा, तो ये हमारे, ऐसा नहीं है कि इससे हमारे देश को भी थोड़ा, ऐसे देश की जो इमेज को भी नुकसान होता है, छवि को नुकसान होता है कि एक देखो, एक देश है, वहां राष्ट्रपति के साथ कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा वो देश की जो छवि होती है ना कि यार देखो ये किस तरह का देश है, या ऐसे ऐसे लोग, राज्यपाल कोई नहीं बख्श रहे, ये इस तरह से हमारी छवि को असर पड़ता है। तो पद है, पद की जो डिग्निटी है, गरिमा है, मान सम्मान है, उन सबको देखते हुए इनको ये स्पेशल फैसिलिटी दी हुई है, विशेष सुविधाएं दी हुई हैं, विशेष तरह की छूट दी हुई है। तो ये समानता के अधिकार के अपवाद है। अब इनको क्या क्या विशेष छूट दी गई है वो अपने को याद करना है कि क्या क्या है इनके लिए, ऐसा क्या विशेष कर रखा है संविधान ने, इनको स्पेशल छूट क्या क्या दी हुई है। तो हमने पढ़ा था 361 को पढ़ा कि भाई 361 कह रहा है कि देखो, पहली बात तो यह है कि आप राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों ही व्यक्तियों के, इनके पद पर रहने के दौरान इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई किसी भी कोर्ट में शुरू नहीं करवा सकते। न तो आप नए सिरे से शुरू करवा सकते हैं, और न ही कोई पहले की है तो उसको चालू रख सकते हैं। मुझे लगता है दोनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मतलब इस पद पर आने से पहले से ही कोई आपके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, आपराधिक कार्रवाई, दोनों में अंतर है। एक है सिविल कार्रवाई, सिविल मामले में जो न्यायालय कोई सुनवाई करता है, उसमें ट्रायल चलते रहते हैं, तारीखें चलती हैं, तो वो हो गई सिविल मामले में जो कार्रवाई है वो सिविल कार्रवाई, और जो आपराधिक मामलों में कार्रवाई है वो आपराधिक कार्रवाई। तो हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, कोई भी न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी आपराधिक कार्रवाई न तो प्रारंभ कर सकता है और न ही पूर्व की किसी कार्रवाई को चालू रख सकता है। ये बात क्लियर है, ये कल ही हो गई थी। फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर चलो आपराधिक कार्रवाई, किसी आपराधिक मामले में आप इसके राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है, जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर पहुंचा है, उसको वो कम से कम अपना नहीं तो कम से कम इस पद का तो ख्याल रखेगा। वो ऐसा थोड़ी है किसी की चक्कू मार देगा, कोई अपराध कर देगा, चोरी कर देगा, डकैती कर देगा, ऐसे छोटे काम थोड़ी करेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के काम करेगा नहीं। तो करेगा नहीं तो फिर आपराधिक कार्रवाई को हम रखें ही क्यों संविधान में। तो हमने एक पद को सम्मान दिया, और पद को सम्मान देते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि आप इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई न तो शुरू कर सकते हो, न ही चालू रख सकते हो, सिंपल। लेकिन सिविल कार्रवाई का क्या, क्या कोर्ट इनके खिलाफ सिविल कार्रवाई कर सकता है किसी सिविल मामले में? सिविल मामले में भाई ये देखो, राज्यपाल बना है वो भी अपने जैसा ही आदमी है, राष्ट्रपति बना है वो भी अपने जैसा ही आदमी है, वो भी अपने तरह सोचता है, विचार करता है। उसके भी ये हो सकता है ना, उसके भी तो घर में कोई संपत्ति का विवाद हो सकता है, जमीन का विवाद हो सकता है, कोई इस तरह का कोई किसी से पैसा लिया हो, उधार देने संबंधी कोई विवाद हो सकता है, या फिर कोई पारिवारिक मामला हो सकता है। पारिवारिक का मतलब वही शादी ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, इस तरह के भी तो मामले हो सकते हैं। ये आपराधिक मामले नहीं, ये कौन से मामलों में आते हैं? सिविल मामलों। तो सिविल मामलों में ध्यान रखना, मैं आपको एक बार शायद पहले ही बताया होगा, दोबारा बता देता हूँ। सिविल मामलों का मतलब ही यही होता है
कि सिविल का मतलब है जो पैसे के लेन देन से जुड़े हुए हैं, जमीनों के, जैसे नहीं होते हैं कि कई बार ऐसे केस आते हैं कि साहब ये इसने मेरी जमीन दबा ली, तो फिर आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट कहता है भाई इसको या तो जमीन दे, वो कहता है ना मेरी जमीन है, तो फिर कोर्ट उसको आपराधिक मामले के रूप में लेता है और उसको सजा देता है। पहले तो वो ऑर्डर ही कहता है कि इसको इसका हक दे दे भाई। तो ये जो जमीनों के जुड़े हुए मामले हैं, प्रॉपर्टी का कोई मामला है, प्लाट का कोई मामला है, पैसों के लेन देन का कोई मामला है, कोई मजदूरी का कोई मामला हो सकता है, और जितने भी पारिवारिक मामले, पारिवारिक में कौन से आते हैं? देखो सिविल मामलों का ही हिस्सा है पारिवारिक मामले, तो पारिवारिक मामले सिविल मामलों का ही भाग है। तो ये अब बात आती है कि जो जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना, जो राज्यपाल बना, अगर उनके खिलाफ कोई सिविल केस कर दे, कोई ये कह दे कि सर ये जो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, इन इनके साथ हमारा कोई संपत्ति का विवाद है, इनके इनके पास हमारी कोई प्रॉपर्टी है, वो उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है, इस तरह का कोई मामला अगर कोर्ट के सामने कोई लाता है कि सर ये पावरफुल है, पावर में है, इनके पास इतनी शक्ति है, इतने बड़े पद हैं, तो ये जो हमारी जमीन है वो उन्होंने अपने पद की, जो इतने बड़े पद पर हैं तो हम इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, इनकी बहुत चलती है, तो इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इस तरह का कोई मामलो मामला आता है, तो तो क्या कोर्ट ऐसे मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ? तो ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से कोई भी सिविल कार्य किया है, सिविल कार्य कोई भी उसके व्यक्तिगत सामर्थ्य से जो उन्होंने कोई काम किया और उस वजह से कोई सिविल मामला बना, व्यक्तिगत सामर्थ्य का मतलब है उसने अपने पद की उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कोई काम नहीं किया, मतलब पद की शक्तियों को यूज करते हुए अगर कोई काम करते हो, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है तो वो राष्ट्रपति पद के रूप में उसके क्या काम है? जो सरकार के ऑर्डर्स होते हैं उन पर साइन करते हैं, जो विधेयक पास होके आते हैं उन पर साइन करते हैं, उनके नाम से कानून कायदे बनते हैं, ये सारा काम राष्ट्रपति पद के रूप में करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पद के अलावा निजी जीवन में मान लो उनके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया कि इन्होंने तो हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, इन्होंने तो हमारे इतने पैसे हैं जो इनके पास हैं ये लौटा नहीं रहे, इस तरह का अगर कोई मामला आ जाए, सिविल मामला अगर आ जाए, तो क्या कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? तो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा, नॉर्मली सामान्यतः यही होता है कि सिविल मामले में भी कोर्ट कार्रवाई नहीं करता। लेकिन क्या आप पूरी तरह से आप मना करते हो कि नहीं किसी भी हालत में नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है। आपराधिक कार्रवाई तो किसी भी सूरत में नहीं होगी, ये बात पक्का कर लो। आपराधिक कार्रवाई तो किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं होगी। हाँ, सिविल मामलों में न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी सिविल वाद दर्ज करवाता है, कोई सिविल मामला दर्ज करवाता है, तो लेकिन ऐसा इतना आसान काम नहीं है कि आप पहुंच गए कि नहीं देखो सर राष्ट्रपति जी ने हमें एक अनुबंध किया था, और राष्ट्रपति पद के रूप में नहीं, उन्होंने अपने निजी जीवन के हिसाब से, और उन्होंने निजी जीवन के हिसाब से, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूं और मैं टीचर तो हूं, मतलब जैसे मैं स्कूल में 10 बजे से 4 बजे के रूप में टीचर वाली भूमिका के रूप में मैंने कोई काम किया, तो वो तो हो गए टीचर पद के रूप में किया गया काम। लेकिन उसके बाद में मान लो मैंने कोई जमीन ली, प्रॉपर्टी ली, और एज ए मतलब निजी व्यक्ति के रूप में मैंने कोई काम किया, तो उसके लिए ये बात हो रही है कि राष्ट्रपति भी ऐसे ही अगर कोई व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर, व्यक्तिगत सामर्थ्य से अगर कोई भी कार्य करते हैं और फिर कोई व्यक्ति उनके ऊपर पहुंच जाता है, आरोप लगा देता है कि कोई संपत्ति का लेकर के, किसी प्रकार का लेके, तो नॉर्मली कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिविल कार्रवाई होगी ही नहीं, हो सकती है, बस शर्त है एक, यानी कि सिविल मामलों में, अब अपन निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, सिविल मामलों में कोर्ट को राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केवल एक शर्त पूरी करनी होती है। अगर वो शर्त पूरी हो जाए तो कोर्ट सिविल कार्रवाई कर सकता है। कौन सी शर्त?
बस इतना करना है कि जो भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के और राज्यपाल के खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज कराना चाहता है, कोर्ट से सिविल कार्रवाई इनके खिलाफ कराना चाहता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? 2 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास 2 महीने पहले एक नोटिस जाएगा, और उस नोटिस में बाकायदा जो भी व्यक्ति जो इनके खिलाफ सिविल केस दर्ज कराना चाहता है, सिविल कार्रवाई चाहता है, वो चाहता है कि कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, कोई सिविल मामला इन्होंने किया है, कोई इन्होंने सिविल अपराध किया है, सिविल कार्य किया, अपराध तो क्या बोलेंगे, कोई इन्होंने सिविल मामले को अंजाम दिया है। तो अगर आप कोर्ट से सिविल कार्रवाई शुरू करवाना चाहते हो तो आपको 2 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस राष्ट्रपति के पास भी जाएगा। उस नोटिस में जो व्यक्ति जो इनके खिलाफ सिविल मुकदमा या सिविल कार्रवाई या सिविल केस दर्ज कराना चाहता है, वो उस नोटिस में 3 बातें उसको लिखनी अनिवार्य है। संविधान में लिखा हुआ है कि उसे अपने नोटिस में 3 बातें लिखनी पड़ेंगी। एक तो उसे अपना नाम बताना पड़ेगा कि कौन है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई सिविल मुकदमा दर्ज कराना चाहता है, सिविल कार्रवाई चाहता है। दूसरा, उसको वो क्यों क्यों वो इनके पीछे पड़ा हुआ है, वो क्यों इनके खिलाफ केस करने पर, सिविल केस करने पर, सिविल मामला दर्ज कराने पर क्यों इनके पीछे पड़ा, उसका कारण बताना पड़ेगा कि वो क्यों चाह रहा है कि कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो वो कारण बताएगा, देखो ये मामला है, इन्होंने मेरी जमीन पर, संपत्ति पर ये है, या कोई पारिवारिक मामला है, उत्तराधिकार का है, इस तरह का कोई भी मामला है, तो वो बताएगा कि इन वजहों के कारण से मैं चाहता हूं कि कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ये गड़बड़ की है। ठीक है। तीसरा, उसको अपना एड्रेस भी इसमें लिखना पड़ेगा, रेजिडेंस, कि वो कहाँ का है, जो व्यक्ति जो इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता है, उसको अपना पता भी बताना पड़ेगा, रेजिडेंस का एड्रेस, एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, निवास का पता भी बताना पड़ेगा। ये 3 चीजें उसके नोटिस में लिखी हुई होनी चाहिए। ये बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है, 361 में लिखा हुआ है कि जो दो एक तो 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस में 3 चीजें लिखनी पड़ेगी, आपको अपना नाम, किस कारण से कार्रवाई चाहते हो, और आपका पता। ये तीनों चीजें आपको लिख करके नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने पहले। 2 महीने के नोटिस के बाद में ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, सिविल कार्रवाई शुरू हो सकती है। आपराधिक कार्रवाई तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि इस इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की कोई आपराधिक हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि पद का मान सम्मान रखेंगे। लेकिन सिविल कार्रवाई में चूंकि इस तरह के संपत्ति के, ये इस तरह के मामले आते हैं, तो ये भी होता है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई भी क्योंकि व्यक्ति है, तो व्यक्ति अपने पद के अलावा भी उसका अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक निजी जीवन होता है। तो निजी जीवन में हो सकता है कोई संपत्ति का मामला उत्पन्न हो जाए, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का हो जाए, कोई जमीन का हो जाए, या कोई पारिवारिक मामले हो जाए, शादी ब्याह तलाक, इस तरह के भरण पोषण, इस तरह के उत्तराधिकार संबंधी इस तरह के मामले उत्पन्न हो सकते हैं। तो फिर ऐसे में उनके खिलाफ सिविल कार्रवाई तो हो सकती है। बस एक शर्त है कि 2 माह पहले नोटिस, और नोटिस में 3 बातें लिखो। तो अगर ये चीजें आपने पूरी कर दी तो कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बता दी है कि आप क्या आ गया, किसी भी सूरत में कोई भी सिविल केस राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे आ गया तो आप गलत कर देना, ऐसा नहीं है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पर इनके खिलाफ कोई भी सिविल केस कोई भी कोर्ट में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, हो सकता है। अब वो ये कह दे कि सामान्यतः इनके खिलाफ न्यायालय के द्वारा कोई भी सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो बात ठीक है, सामान्यतः ऐसा है। लेकिन कोई विशेष स्थिति हो गई, तो फिर अगर कोई व्यक्ति है वो ऐसे पीछे ही पड़ गया है कि ना, मैं तो साहब मेरे साथ इन्होंने गड़बड़ की है, धोखा किया है, मैं तो इनके खिलाफ कोर्ट से कार्रवाई करवा करके ही छोड़ूंगा, तो फिर आपको ये 2 महीने नोटिस वाली शर्त पूरी करनी पड़ेगी।
तीसरा ये भी कहता है कि आपने दो बातें कर ली, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, सिविल कार्रवाई होगी, बस शर्त है कि आप 2 माह वाला याद रख लें और तीन वो चीजें याद कर लें, नाम, कारण और एड्रेस, आपको ये देने पड़ेंगे। तीसरा ये कहता है, और इनको क्या छूट मिली है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए यानी अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी अपने पद की शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए जो भी उन्होंने काम किए हैं, भाई आप जिस पद पर बैठे हुए हो तो उस पद के पास तो शक्तियां होती हैं, तो उन शक्तियों का आप प्रयोग में लेते हो, आप कोई निर्णय भी लेते हो, फैसले लेते हो, अन्य और कोई कार्य आप कार्यों को अंजाम देते हो। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपने पद की शक्तियों का जहां जहां भी प्रयोग किया है और इन पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो जो फैसले लिए हैं, जो जो इन्होंने काम किए हैं, उन कामों के लिए कोई भी कोर्ट इनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। यानी कोई भी कोर्ट है ना, ये नहीं पूछ सकता राष्ट्रपति और राज्यपाल से कि आप बताइए, आपने राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति हैं तो आपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आपने ये फैसला क्यों लिया, आपने ऐसे क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, इस तरह के सवाल आप उनसे नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है साफ साफ कि न्यायालय में 361 में ये सारी बातें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी कार्य करेंगे, उन कार्यों के लिए वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। जवाबदेह का मतलब कोई भी कोर्ट उनसे उन्होंने जो भी कार्य किए हैं अपने पद पर रहते हुए उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता, और सवाल करेगा तो भी ये मजबूर नहीं है कि उनको जवाब दे। तो क्यों? क्योंकि साफ संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायालय ऐसे सवाल जवाब उनसे नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया। ऐसे जो हम सवाल पूछते हैं ना, कई बार कोई निर्णय ले लेता है तो अपन कहते हैं आपने यही क्यों निर्णय लिया, आपने ऐसा क्यों नहीं लिया। तो इस तरह के सवाल जवाब आप राष्ट्रपति और राज्यपाल से नहीं कर सकते, क्योंकि इनको साफ लिखा हुआ संविधान में कि ये जवाबदेह नहीं होते, यानी कि इनको कोर्ट में जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट को मना किया गया है कि आप इस तरह के सवाल जवाब इनसे कर नहीं सकते। एक और है जो 361 के अंतर्गत इनको छूट है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को इनके पद पर रहते हुए कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं है भारत का जो इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सके या जेल में डालने का ऑर्डर दे सके। ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान उनको न तो गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा, और न ही कोई भी कोर्ट उनको जेल में भेजने का आदेश जारी कर सकता है। तो न तो इन्हें जेल में भेजा जा सकता है और न ही इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये दोनों काम भी पद पर रहते हुए नहीं किए जा सकते। तो चार बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात थी आपराधिक कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं होगी, न तो होगी, और अगर चालू है तो वो भी इस पद पर आते ही बंद हो जाएगी। सिविल कार्रवाई हो सकती है, बस आपको शर्त है कि 2 माह पहले नोटिस देना पड़ेगा। तीन काम उस नोटिस देने वाले व्यक्ति को करने पड़ेंगे, अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसे अपना पता बताना पड़ेगा, और वो ये कार्रवाई क्यों चाहता है, क्यों उसके खिलाफ वो सिविल मुकदमा दर्ज कराने पर तुला हुआ है, इसका आपको कारण देना पड़ेगा। तीसरा ये कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, वो किसी भी कोर्ट में किसी भी सवाल का अपने पद पर रहते हुए जो उन्होंने कार्य किया है उन कार्यों के बारे में कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग को लेते हुए उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए, उन निर्णयों के लिए कोर्ट के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, वो उत्तरदायी नहीं है। तो कई जगह यहाँ उत्तरदायी मिलेगा, सही है, कई जगह जवाबदेह मिलेगा, एक ही है। मतलब
कोर्ट के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। चौथा है कि आप उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते और आप उनको जेल में भेजने का आदेश भी नहीं दे सकते। और किन किन को स्पेशल छूटें मिली हुई, ये देखो। विदेशी शासक यानी दूसरे देश का शासक, मतलब रूलर। रूलर का मतलब है दूसरे देश का। अगर वहाँ का सरकार का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति है, या वहाँ सरकार का प्रमुख आपका प्रधानमंत्री है, तो ये जो वहाँ के शासक हैं जो वहाँ का शासन चलाते हैं उनको। और राजनयिक, राजनयिक का मतलब होते हैं डिप्लोमेट्स। तो विदेशी शासक दूसरे देश के शासक यानी कि दूसरे देश के जो प्रधान शासक हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। और दूसरे देश के राजनयिक, राजनयिक का मतलब दूसरे देश के वे अधिकारी जो दूसरे देशों में राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। या राजदूत, एक तो होता है राजदूत जो दूसरे देश में होता है, उस सरकार का प्रतिनिधि होता है, जैसे आप भारत का अमेरिका में राजदूत, अमेरिका का भारत में राजदूत। इनको हम राजनयिक कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इनको डिप्लोमेट्स। ये एक दूसरे के देशों में रखे जाते हैं, जिनसे क्या होती है, ये एक तरह से कनेक्टिंग टिश्यू यानी एक तरह से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम करते हैं। सरकार की बात वहां पर भी जो आपके लोग रहते हैं उनके हितों का ये ध्यान रखते हैं। वहां की सरकारों के बारे में अपनी सरकारों को बताते रहते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें एक देश दूसरे देश में अपने राजदूत भेजते हैं। तो जो राजदूत होते हैं और राजदूतों की मदद के लिए जो अन्य अधिकारी जो वहां पर लगाए जाते हैं, जैसे सबसे ऊपर राजदूत होता है, फिर उनके नीचे उनके सहायक के रूप में होता है, फिर और भी ऑफिस में काम करने वाले अन्य दूसरे जो लोग भी होते हैं, ये सब राजनयिक होते हैं। इन सब को क्या कहते हैं, राजनयिक होते हैं। और इनको भी छूट है। तो जितने भी जैसे राजदूत हो गए, राजदूत के साथ काम करने वाले लोग हो गए, विदेशी शासक हो गए, यूएनओ, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, उसकी एजेंसियां हो गई, यूनेस्को हो गई, यूनिसेफ हो गई, डब्ल्यूएचओ हो गई, जो भी यूएन के अंडर में काम करती, इन सब के, ये जितने भी ये जो मैंने ऊपर बताए हैं ना, ये सब ऐसे लोग हैं कि इनके खिलाफ भारत का कोई भी कोर्ट है ना, वो न तो कोई सिविल कार्रवाई कर सकता है, न ही कोई आपराधिक कार्रवाई कर सकता है। तो आप सोच के देखो कितना पावरफुल है ये। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। यानी कि अगर कोई दूसरे देश का राजदूत है और राजदूत पद पर रहते हुए, मान लो वो गाड़ी से जा रहा था और उनकी गाड़ी से टक्कर हो गई, अगर राजदूत की जगह कोई और होता तो ये अपराध है। टक्कर हो गई, टक्कर में बाई चांस सामने वाले की डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई, तो उसको फिर तो भारत के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी कि आपने आपने टक्कर मारी, टक्कर मारने से मौत हो गई। तो आपके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई होगी, सुनवाई चलेगी, मामला बनेगा, और फिर आपको सजा होगी। लेकिन अगर यही काम किसी डिप्लोमेट से हो गया, डिप्लोमेट्स की गाड़ी से हो गया, तो भारतीय कानून के हिसाब से भारतीय न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि आप उनको इस तरह की सजा दे दें, जब तक कि उनकी अपनी सरकार हमें ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं देती। इसलिए हमें तो इनकी गाड़ियों से, कारों से दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि फिर भारत का न्यायालय इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आप सोच के देखो। तो इनके पास ये स्पेशल छूट हुई कि नहीं हुई, कि कोई भी दूसरे देश का शासक है, दूसरे देश का कोई राजदूत आया हुआ है, तो भाई इनसे दूरी बना के रखो। इनसे अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो इनके खिलाफ भारत का न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और आपको पता है सजा तो कौन देगा, भारत, भारत हो चाहे कहीं भी हो, सजा तो न्यायपालिका का ही काम है, वही देगी सजा। तो इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि भारत की जो न्यायपालिका है, भारत का कोई भी न्यायालय इनके खिलाफ न तो कोई सिविल कार्रवाई शुरू कर सकता, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि सर वहां के राजदूत थे और वो हमारे पैसे खा गए, वहां के उन्होंने कुछ उधार लिया था वो चुका नहीं रहे, उन्होंने हमारे प्लॉट पर कब्जा कर लिया, उन्होंने जमीन, ये मामले आप इनके खिलाफ ऐसे मामले या कोर्ट में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि भारतीय कोर्ट्स को, भारतीय न्यायालयों को इनके खिलाफ कोई भी सिविल कार्रवाई और आपराधिक कार्रवाई का अधिकार ही नहीं है। आधिकारिकता से उन्मुक्ति, उन्मुक्ति का मतलब छूट, इम्यूनिटी, इनके लिए स्पेशल सुविधा है
कि इनके खिलाफ न तो कोई सिविल कार्रवाई होगी, न कोई आपराधिक कार्रवाई होगी भारतीय न्यायालयों के द्वारा। किन किन के खिलाफ? विदेशी शासक, राजनयिक मतलब दूत, राजदूत, यूएनओ और उसकी जितनी भी एजेंसी हैं, मान लो यूनेस्को के अधिकारी जो भारत में काम करते हैं, यूनिसेफ जो आपको जो बच्चों के लिए काम करती है, उनके एजुकेशन स्वास्थ्य उनके लिए काम करती है, यूनेस्को आपको पता है साइंस कल्चर इनके लिए काम करने वाली संस्थाएं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ये जितनी भी एजेंसियों के लोग मान लो भारत में काम करें, तो उनके खिलाफ कोर्ट है ना, भारत का कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको ये छूट मिली है, वो इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आते। देखो अधिकारिता से ये अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो छूट क्या? ये तो आते ही नहीं, दायरे में ही नहीं है, रेंज में ही नहीं है, तो इनसे तो बच के रहो भाई। फिर देखो और किन किन को क्या क्या छूट मिली है। 361 ए, ये एक नया अनुच्छेद है। 361, ये ऊपर वाली बातें हमने कहा की थी, ये ऊपर वाली बातें हमने की 361 की 4 तक। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। ये एक दुनिया के देशों ने ही अपने आप एक ये एक व्यवस्था बना रखी है, एक एक परंपरा सी है कि भाई हम एक दूसरे का इतना तो मान सम्मान करेंगे यार, इतना थोड़ी नीचे उतरेंगे कि ये सब हरकत। तो इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई हुई है कि, और इस व्यवस्था का हर एक देश सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूसरे देश के दूत के साथ ऐसा नहीं किया और वो आपके साथ ऐसा ऐसा नहीं करेगा। वो एक एक व्यवस्था बना रखी है, एक उन्होंने एक साफ सुथरी एक स्वच्छ परंपरा रख रखी है उन्होंने, कि इस तरह से हम चीजें रखेंगे। कोई इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई कानून है, संविधान है, नियम है, ऐसा नहीं है। बस ये एक परंपरा है, दुनिया की एक परंपरा है, दुनिया के देश इस परंपरा को फॉलो करते हैं, बस इतना है। 361 ए आया, ये एक नया अनुच्छेद है। देखो बड़े वाला ए का मतलब एक नया आर्टिकल आया जो 361 के जस्ट नीचे जोड़ा गया। ये क्या कहता है, ये ध्यान रखना, ये इस तरह का आ सकता है क्योंकि नई बात थी। ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? कोई अपना हाथ ऊपर उठा करके बताना चाहे तो मैं मौका दे सकता हूं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इतना तो याद ही रहा होगा आपको। चलो कोई बात नहीं, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो 44वां संविधान संशोधन आपको पता है 1978 में होता है, मोरारजी देसाई की जब सरकार होती है केंद्र में। तो ये वही लोग थे जो आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगाया था उसका विरोध करने वाले ये लोग थे। और जब इन्हीं को सरकार में आने का मौका मिला, तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को जो इन्होंने आपातकाल से सीखी थी, वहां से जो सबक लिया था, उन्होंने वो सबक लिए और सबक लेने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीजों को सुधारने का काम किया। क्योंकि इनको पता था कि आपातकाल के समय ऐसी ऐसी गड़बड़ हो सकती है, तो दोबारा ऐसी गड़बड़ ना हो, दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए, ऐसे हालात ना हो। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें 44वें संविधान संशोधन में की। तो उन्हीं बहुत सारी चीजों में से एक ये भी था, उन्होंने 361 ए भी जोड़ा, एक नया आर्टिकल। 361 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, मान लो आप हैं, मैं है, कोई भी व्यक्ति है, वो संसद के किसी भी सदन की, जब मैंने यह लिख दिया ना संसद की, तो संसद का मतलब दोनों सदन की, या राज्य विधानमंडल, अगर जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में तो केवल विधानसभा ही है, लेकिन आप यूपी में जाओगे तो वहां पर तो दोनों सदन है, वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये कह रहा है चाहे वो आप संसद का कोई सदन हो, चाहे आपके राज्य विधायिका का कोई भी सदन हो, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, कोई भी सदन, तो इस मामले में कोई डाउट ही नहीं है, संसद का कोई सदन हो चाहे राज्य विधायिका का कोई सदन हो, अगर कोई व्यक्ति इन सदन की कोई भी जो कार्रवाई जो होती है, इस मान लो सदन की बैठक चल रही है, तो सदन में 10 बजे से 4 बजे तक क्या कुछ हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, किसने क्या बातें की, अगर उस कार्रवाई का वो सही सही सत्य सत्य प्रकाशन करना चाहता है, मान लो मैं एक पत्रकार हूं, मैं सदन की उस कार्रवाई के दौरान मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ हूं, मैंने सदन में देखा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या विचार व्यक्त कर रहा है, और अब मैं उस वहां पर जो बोला गया उसको मैं बिल्कुल बिना किसी काट छांट के सही इरादे के साथ, सही मकसद के साथ, मैं उसको जो जैसा था वैसा का वैसा ही मैंने मेरे अखबार में छाप दिया।
या मेरा कोई न्यूज चैनल है तो मैंने उस न्यूज चैनल में वो खबर दिखा दी, या कोई टीवी पर दिखा दी, या किसी रेडियो में मैंने वो सुना दी, वो खबर लोगों को रेडियो में बता दी। तो ये कह रहा है कि पहले ये अधिकार नहीं था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये किया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में न तो कोई सिविल मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, और न ही किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा किसी कोर्ट में हो सकता है आपके खिलाफ। तो ये ध्यान रखना है 361 ए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सदन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई का एकदम सत्य प्रकाशन करता है, यानी ये देखो लिखा हुआ है ना, सत्य कार्रवाई से संबंधित। सत्य कार्रवाई का मतलब जो कार्रवाई हुई, अगर आप चेंज वेंज कर देते हो, अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर देते हो, तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो वहां हुआ और आपने हूबहू छापा है, यानी कि जो कार्रवाई सदन में चली, जो सदन में जो कुछ हुआ, उसको बिना कोई तोड़े मरोड़े अगर उसका सही सही आप प्रकाशन करते हो, चाहे वो अखबार में करते हो, टीवी में उसको दिखाते हो, या रेडियो पर अगर आप लोगों को बताते हो, तो आपके खिलाफ कोई भी न्यायालय न तो कोई सिविल मुकदमा चला सकता है और न ही कोई आपराधिक मुकदमा चला सकता है। तो ये छूट आपको 361 ए देता है। आगे बढ़ते हैं। 105, ये तो आपने बहुत सुना होगा। आपने संसद के भीतर सांसदों को बड़े ही ठाके लगाते हुए, बड़े डायलॉग बोलते हुए और अपने अपने अंदाज में बात करते हुए देखा होगा आपने। सांसद चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, वो सब खुल खुल के बात करते हैं, खूब हंसी मजाक भी होता है। तो वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? ये 105 उनको ऐसा करने का अधिकार देता है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और अपन बात कर रहे हैं समानता के अधिकार के अपवादों की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये अधिकार है वो नहीं मिलता है या लागू नहीं होता है। तो हमने काफी कुछ बातें कर ली, राष्ट्रपति जी के बारे में, राज्यपाल के बारे में, उनको क्या क्या इम्यूनिटी मिली हुई है, क्या क्या विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उन सब को चीजों को हमने देख लिया। हमने 361 ए को भी देखा है, जो एक नया किस्म का है, जो 78 में आया था, और जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सदन की कोई कार्रवाई को बिल्कुल सही सही सत्य सत्य उसका प्रकाशन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बस उसकी मंशा साफ है, इरादा साफ है, और उसने कार्रवाई का बिल्कुल सत्य प्रकाशन किया है, यानी उस सत्य कार्रवाई की जो विषय वस्तु है उसका अगर वो प्रकाशन करता है, तो सत्य कार्रवाई का मतलब वही है कि जो कार्रवाई हुई है वैसा का वैसा ही उसने छापा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गड़बड़ किया है तो कार्रवाई हो जाएगी। फिर हम 105 पर आ रहे थे, यहां से हम बात को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। 105 जो ये जो विशेषाधिकार देता है, 105 ये देता है सांसदों को। किनको? सांसद। सांसद कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा को। 105 ये कहता है कि जो भी सांसद है वो खुल के बोलो, जीत चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, उन सांसदों को खुल के बोलने की आजादी है। क्यों है? क्योंकि ये जरूरी है ना भाई। संसद में आप केवल अपनी बात थोड़ी रख रहे हो, आपको अपनी बात रखने के लिए आप क्या सोचते हो वो थोड़ी रखने के लिए भेजा है वहां पर, चाय नाश्ता करने के लिए नहीं भेजा। आपको भेजा है कि आप जिस हिस्से से चुन करके आए हो, जिस क्षेत्र से चुन के आए हो, आप वहां के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, आप सारे लोगों की आवाज हो। तो अगर आपकी उस देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर ही अगर आपके बोलने पर हम सीमाएं लगा देंगे, तो बताओ कैसे आप उन लोगों की बात को रख पाओगे। इसलिए कहा गया संसद में आप खुल करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। चाहे संसद में बोलो, चाहे संसद के अंदर काम करने वाली कोई भी कमेटी में अगर बोलो। यहां ध्यान रखना, यहां पर इसमें है ना यूपीएससी लेवल में छोटा सा ही आ जाता है कि केवल संसद के किसी भी सदन में ही खुलकर बोलने की आजादी है, किसी कमेटी में नहीं। नहीं, साफ लिखा हुआ है 105 में
कि संसद के अंदर भी खुल के बोल सकते हो, और संसद की किसी कमेटी के अंदर भी अगर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं तो खुल करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सीमा नहीं। और जो कुछ भी बोल लोगे ना आप, वहां पर आपने मान लो डायलॉग बाजी कर दी, वहां पर आपने कोई कहावत कह दी या आपने कुछ ऐसा बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपकी उस बात को लेकर के कोर्ट में चला जाए और कोर्ट में जा करके आपके खिलाफ केस कर दे, कोर्ट में ये कर दे कि साहब देखो, ये हमारे सांसद महोदय थे और इन्होंने संसद के अंदर ऐसा कुछ बोला, और ये फलाना फलाना के हिसाब से, मतलब वो आधार तो देना ही पड़ेगा ना, वो कोर्ट में चला जाए और कोर्ट में कह दे कि हमारे सांसद महोदय ने साहब ऐसा कुछ बोला था, और ये देखो फलानी चीज का उल्लंघन करता है। तो कोर्ट से वो कहे कि कोर्ट इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, एक्शन ले इनको। तो कोर्ट कहेगा नहीं भाई, 105 के तहत इनको विशेष अधिकार है, ये बोल सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, और हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है, इनके द्वारा बोली गई किसी भी बात के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर वो न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के क्या ये कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं, क्या कुछ बोल सकते हैं क्या, वो बात की बात है, हम न्यायपालिका में बात करेंगे तब करेंगे कि उनको, सांसदों को संसद के अंदर, यानी कि कोई भी सदन है चाहे लोकसभा हो, उसमें न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के आप कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, उन पर कोई बात नहीं कर सकते, सिवाय तब के जबकि उनको हटाने का कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। मतलब उनको हटाने की कोई कार्रवाई चल रही है, तब तो आप अपने विचार रखोगे ही, न्यायाधीशों के बारे में बोलोगे ही। क्योंकि हटाने का ही चल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो आरोप लगा के, एक आरोप लगा करके ही तो आप हटाने का काम कर रहे होंगे, तब तो आपको उनके ऊपर बोलना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल स्थिति में अगर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है तो न्यायाधीशों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, ये भी है। तो उस चीज को एक बार भूल जाओ, वो न्यायपालिका वाला पोर्शन आएगा तब अपने आप आएगा। यहां के लिए आपको यही पढ़ना है कि इनको खुल करके बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कईयों के दिमाग में ये भी आता है, सर खुल के मतलब आया क्यों भी बोल दी। तो ऐसे तो फिर वही बात है, सदन की एक गरिमा है, आप जिस जहां पर आप बैठे हुए हैं उसका भी एक मान सम्मान है। आप भी कहीं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप ऐसे बेतुकी थोड़ी बोलेंगे, और ऐसे तो वहां कार्रवाई के नियम बने हुए हैं, और उन नियमों के अनुसार चीजें चलें उसके लिए अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, वो टोक देते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा कह देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 105 के अंतर्गत सांसदों को छूट है, और सांसदों ने जो कुछ संसद के अंदर बोला उसके लिए कोई भी कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे 105 में आप कह रहे हो सांसदों को बोलने की छूट है, तो हमारी विधानसभाओं में भी तो बोलने के लिए छूट दो, ये भी तो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे नेता होते हैं, हमारी बात रखते हैं वहां पर, हमारी इच्छाओं को वहां रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी समस्याओं को बताते हैं, तो खुल के बोलने की आजादी इनको भी दो। तो बिल्कुल देंगे, बोले 194 आ जाओ। तो ध्यान रखना, आपकी दो आर्टिकल याद हो गए। 105 में, 105 के अंतर्गत, 105 के अंतर्गत आजादी किसको, सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और 194 में यही आजादी किसको, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि आपके राज्यों की विधानमंडल के सदस्य, चाहे वो विधान परिषद के हों या विधान सभा के हों। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो विधानसभा मेंबर्स होते हैं उनको भी इस तरह की छूट मिली हुई है, और ऐसी ही छूट सांसदों को भी मिली हुई है कि वो खुल करके बोलें, और अगर जो कुछ भी वो बात बोलेंगे, कोई गधे साहब मैं तो है ना संसद में या विधानसभा में ऐसे बोल रहा था, मेरे मुंह से तो ऐसी बात निकल गई सर। अरे निकल गई तो संसद के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, जैसे ही उस आपका जो भवन होता है ना, विधानसभा बिल्डिंग जो होती है या जो आपकी लोकसभा बिल्डिंग होती है, उसके बाहर आते ही कुछ भी नहीं बोलते, वहां तरीके से बोलते हैं, वहां एकदम ऐसे सीधे साधे हो जाते हैं, और फिर हाँ हाँ ये है वो है ऐसे, और वहां अंदर कुछ भी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जैसे ही परिसर से बाहर आए तो कुछ भी नहीं बोल सकते, वहां पर आप पर सीमाएं लग जाती, वहां पर वो 19 वाली वो सारी अभिव्यक्ति पर वो हो जाती, वहां आप अंदर कुछ ही बोलो। तो 194 में इनको, विधायकों को मतलब एमएलए को छूट है, और इसमें सांसदों को छूट है, और वो जो कुछ भी बोलेंगे
उन बोलने के खिलाफ या उनकी कही गई किसी भी बात के विरुद्ध न्यायालय कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है। और ये जो अब है ना 9 नंबर का पॉइंट, जो हम कह रहे हैं समानता के अधिकार का अपवाद है, ये आपने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है। हमने जब जब हम कर रहे थे 31A, 31B और 31C, जो हमने बात की थी, ये 31A, B, C, ये जो नए आपको ध्यान आ रहा हो, पहले संविधान संशोधन से 31A और 31B आए थे, 25वें संविधान संशोधन से 31C जोड़ा गया था। और ये सारी की सारी जो मेहनत की गई, ये 31 में ये चीजें जोड़ी गई, इन सब का मूल मकसद क्या था? तो वो हमने डिस्कस किया था कि भाई इन सारी जो आप ये जो गणित आपने बिठाया, 31A लाए, बी लाए, सी लाए, ये सब आपने किया क्यों? क्योंकि आपको तो समाजवाद की स्थापना करनी है, समाज में समानता लानी है, सामाजिक न्याय लाना है, लोगों के जीवन को संवारना है, जनता का हित देखना, समाज का भला देखना है। तो आपने ये इसलिए किया था 31A, 31B और 31C, ताकि आप समाज में न्याय के लिए अगर आप कोई कदम उठाएं, कोई कानून बनाएं, कोई नीति बनाएं, ताकि पूरे समाज का भला हो। और उस समय ये चूंकि शुरुआत में आपको पता है भूमि सुधार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, भूमि सुधार एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जमीन को लेकर के अंग्रेजों के जमाने से जमींदारी, ये सब इस तरह की मतलब प्रथाएं थी। वहां जमींदारी प्रथाएं थी, एक ही व्यक्ति के पास बहुत बहुत कई कई बीघा जमीनें हुआ करती थी, वो मालिक होता था, लोग खेती वगैरह वगैरह उस पर करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो मालिक ही ऐश की जिंदगी जीता था, बाकी तो हमारे जैसे लोग काम करते थे। तो इस तरह की जो असमानताएं थी, एक व्यक्ति के पास 1,000 बीघा जमीन, एक के पास एक ही नहीं, तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए हमें काम करना था। और उन काम करने को ही हमने क्या कहा था? भूमि सुधार रिफॉर्म, भूमि सुधार कार्य। तो हमने जो भूमि सुधार के लिए कोई कानून बनाया, नीतियां बनाया, तो आपको पता है कि उस समय मूल अधिकार बड़ा दिक्कत पैदा करते थे, कानून के समक्ष समानता दिक्कत पैदा कर देता था, 19 की जो संपत्ति का अधिकार था वो दिक्कत पैदा कर रहा था, ये सारी चीजें बीच बीच में अड़चन आ रही थी, ये अच्छे से उसको लागू नहीं होने दे रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, 31A लाए, 31B लेके आए, 31C लेके आए। और इनके द्वारा हमने ये किया कि 31A के द्वारा हमने ये बोला कि भाई जो भी आप भूमि सुधार के लिए, भाई भूमि सुधार करना चाहते हो, जमीनों का पुनर्वितरण करना चाहते हो, आप ये कुछ जमीनों को लेकर के, आप जमीनों के स्वामित्व को लेकर कुछ सीमाएं तय करना चाहते हो कि एक व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है, कितनी प्रॉपर्टी रख सकता है, आप जमीनों का पुनर्वितरण कर रहे हो, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनका अधिग्रहण करके औरों को बांट रहे हो, इस तरह के अगर आप काम कर रहे हो और इन कामों को अंजाम देने के लिए जो कानून बना रहे हो, और अगर ऐसा करते वक्त 14 का और 19 का अगर उल्लंघन होता है तो हो जाने दो। तो कुल मिला के इन कानूनों को प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई 14 और 19 पर। तो आपको नहीं लगता कि 14 और 19 का यहां उल्लंघन हो रहा है तो हो जाने दो, ये इसका अपवाद है, यानी यहां पर 14 काम नहीं करेगा। अगर आप भूमि सुधार जैसे, सामाजिक न्याय लाने जैसे अगर कोई कानून अगर आप लागू करते हैं, कानून बनाते हैं, तो उनके लिए अगर 14 को और 19 को अगर थोड़ा सा नुकसान पहुंचे, कहीं पर इसको कोई दिक्कत आए, तो दिक्कत हम भुगत लेंगे, दिक्कत चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इनका उल्लंघन हो सकता है, ये हमने बातें की हैं 31A। ऐसे ही फिर 31B आया। 31B ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने कहा कि नौवीं अनुसूची में कुछ भी डाल दो, कोई भी कानून नौवीं अनुसूची में डाल दो, फिर वो एकदम सुरक्षित है, कोर्ट उस कानून को अवैध नहीं डिक्लेयर कर सकता। किसके आधार पर? कि ये कोई न कोई मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। तो या फिर आ गया, अब मान लो कोई ये कहते कि नहीं, 14 नंबर का उल्लंघन हो रहा है, 15 का हो रहा है, 16 का हो रहा है, इसने बात ही खत्म कर दी। इसने कहा कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन का आप बहाना लेकर के, या वास्तव में हो रहा है तो भी ये कह करके कोर्ट अवैध नहीं घोषित कर सकता। बात ही खत्म हो गई, आधार ही खत्म कर दिया। तो 31B, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 31A, 31B और फिर 31C
25वें संविधान संशोधन से आया, उसने तो ये बोल दिया कि बी और सी, जो 39 बी और सी हैं, वो तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, बस पूछो ही मत। बी और सी को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाए, नियम बनाए, नीति बनाए, कोई कदम उठाए तो उठाए। और ऐसा करने से अगर कोई 14 नंबर का आपको लगता है कि कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन हो रहा है, तो हो जाने दो। 19 का हो रहा है, हो जाने दो। 31 भी संपत्ति के अधिकार की बात करता है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 39 बी और सी को, उन 3 आर्टिकल्स पर, उन 3 मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी, वरीयता दे दी, उनको सुप्रीमेसी प्रदान कर दी कि इनका अगर उल्लंघन हो, इनके साथ छेड़खानी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। तो कुल मिला के इसको हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, जो हमने समय समय पर इनको इसके अंदर जोड़ा। ये 14 का, 19 का, 31 का मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो भूमि सुधार के, सामाजिक न्याय के, 9वीं अनुसूची के हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, उनको इन पर प्राथमिकता प्रदान कर देते हैं। तो इसका मतलब ये आर्टिकल 14 के अपवाद है। यहां पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता हुआ भी नजर आता है और आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये हमारे सारे पढ़े हुए हैं, इसलिए अपने इसको और ज्यादा कोई डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। मैंने वैसे लिख दिया है कि 31 बी, 9वीं अनुसूची, ये पहले भी अपन ने लिखा हुआ था। 31 सी या मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि ये पहले काफी चर्चा कर ली थी कि 39 बी और सी ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ध्यान रखना। 39 बी और सी तो इतने काम के कर दिए कि बोले ये और ये और ये, अगर इसके चक्कर में अगर ये जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बोले भाग जाने दो, कोई परवाह नहीं करना, सीधी सी बात है। 39 बी और सी की वजह से अगर ये गायब हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जो भी आप शब्द काम में लें, हो जाने दो, देखो मत। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपने फिर उसको पढ़ा भी था, वो केशवानंद केस में, कि कोर्ट ने भी इसको कहा, हाँ ये बात ठीक है, इसको वैध करार दिया था कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा ये ठीक है, वैलिड है, ये ऐसा करना सही है। बस अब हम तो क्या करेंगे, आधारभूत ढांचा, वो शब्द आप याद कर लें।